नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 प्रमुख सवालों की जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर से पूछे गए हैं। जिसमें पहला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट की संकल्पना सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में साकार क्यों नहीं हो रही है। तो वही दूसरा सवाल कोरोना त्रासदी में मोदी सरकार के फेलियर के कारणों पर पूछा गया है। जबकि तीसरा और अंतिम सवाल कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर पूछा गया है। आइए देखते हैं इन तीनों सवालों पर विजय मानकर ने क्या कुछ कहा है। सर, एक सवाल था कि इंडियन डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति एक मत इस बात तो की है, लेकिन ये क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी लाने के लिए पूरी तरह से सफल नहीं दिख रही है। इसमें अल्पमत और बहुमत की भी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं इस सारी बातों को? देखिए, वन मैन वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू, ये जो कंसेप्ट है ये केवल जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है। और इस लिहाज से यदि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल सिस्टम का सही प्रोविज़न के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन के पूरे प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में फिस्कल जस्टिस के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एंड डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसनेशनल जो है डेमोक्रेटिक प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लेवल के जो लॉ के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के प्रॉपर प्रोविजंस के, तो केवल एक मनुष्य को एक वोट दे देने से समानता प्रस्तापित होती है। ये जो मिथ जो है, ये मिथ पहले जो हुआ करता था, जो कई कॉन्स्टिट्यूशंस बने ऐसे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस मिथ में बना है, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। और अभी ये बात तो प्रूव हो चुकी है। और जो है इंटरनेशनल आइडिया का डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, उसने भी इसको प्रूव किया है कि भाई केवल डेमोक्रेसी से समानता नहीं है। थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना पड़ेगा, लेबर लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। जो है ये बात थॉमस पिकेटी ने भी अपने बुक में लिखी हुई है। मैं ये बात को तो जो है पिछले 5 सालों से ये कह रहा हूँ लगभग जो है वो, और इसके ऊपर मैं बिल्स भी जो है वो 16 बिल्स बना चुका हूँ। 10 बिल इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करने के लिए बना चुका हूँ, जो प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था उसके लिए, 2 बिल मानव अधिकारों को लाने के लिए, 2 बिल आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स को लाने के लिए, मूल निवासी अधिकार लाने के लिए, 2 बिल आरक्षण को मजबूत करने के लिए भी मैंने ड्राफ्ट करके रख ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, स्टेट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लायबिलिटी नहीं है, उसके भी बिल्स मैंने बना लिए। तो जब तक किसी भी संविधान में जो है इलेक्टोरल सिस्टम का करेक्ट प्रोविजन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने के टोटल प्रोविजंस नहीं होंगे, फिस्कल जस्टिस के जो है वो प्रोविजंस नहीं होंगे, सही लेबर कोड्स के प्रोविजंस नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स का उसमें प्रोविजंस नहीं होगा, उसमें जो है डेलिबरेटिव पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के प्रोविजंस नहीं होंगे, ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल लॉ को कैसे फेयर बनाया जाए इसके कुछ प्रोविजंस नहीं होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो संकल्पना है या जस्टिस है उसको जो है वो हासिल नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मेरा बड़ा प्रखर और स्पष्ट मत है कि, और एपीआई की ये पॉलिसी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है पर वो परिपूर्ण नहीं है, उसको जो है प्रोग्रेसिवली अमेंड करने की जो ज़रूरत है। और मुझे जो है वो सारी चीज़ों का स्टडी है कि इसे कैसे अमेंडमेंट लाना है, और उसके बिल्स मैंने 16 बनाए हैं, और आगे मैं और भी मेजर बिल्स बना के जैसे जैसे एपीआई आगे जाएगी तो भारत के संविधान को पॉजिटिव वे में अमेंड करने के लिए हम काम करेंगे। शिवरुद्र कांबले जी का कर्नाटक से है, उनका सवाल था कि सर कोरोना को हैंडल करने में गवर्नमेंट एक तो फेल हुई है क्या, अगर उनकी गलतियां हुई है और अभी केस बढ़ रहे हैं तो उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी के समय में? शिवरुद्र जी, वेलकम, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Actually, corona is the blunder of human beings. We were not at all prepared. Human beings were not at all prepared to tackle with coronavirus. Because you see, if you study science, particularly virology and epidemiology, you will come to understand that there is one concept that is being spoken all over the world. That is called the sixth extinction. That is the threat to Homo sapiens is not from tigers or all other wild creatures like snakes or reptiles and all those things, but the real threat to human beings is from the viruses or the microbes or the pathogens. So I feel the type of research which was required in the field of virology and epidemiology and genetical sciences
it was not, you see, properly done, because we are still very much interested in creating missiles, but not, you see, the vaccines. This is the position of human beings still today. And you see, if I speak about, you see, the actual scientists who are, you see, working in the field of R&D, actual field of sciences. So only 80 lakh, you see, scientists are there in the world who are actually in the R&D. Whereas you see, we are approaching the population of 8 billion or 800 crores in the world. And but scientists, you see, they are just a meager 0.1% of the total human population. Usually, you see, we should at least have 1 or 2% of the human population into science and technology, into R&D. And this is the reason that you see human beings are not able to, you see, develop a vaccine or an appropriate medicine on, you see, viruses. There are millions of viruses on the planet. We have been able to identify only 70,000, you see, viruses till date. And we have completed the Human Genome Project in 2000. But till today, there is no, you see, a viral genome project. So we are not able to identify what is the genome sequence of the various viruses, the millions of viruses which do exist at this time on Earth, along with, you see, all other life. And as you know, if you have studied the origin of life, you see, after the formation of the lipids and proteins, the enzymes, you see, the amino acids, you see, they were produced. And out of that, you see, first existence came of RNA. After that, you see, DNA was developed. So after the development of RNA, you see, the viruses are the first, you see, microbes of the world. And then came the cellular life, and then came the, you see, various species and the human life. So since, you see, human beings are not into science and technology, we are not able to identify the genome sequences of the viruses, and as a result of which we are not able to develop the vaccine in the stipulated time being. तो ये कारण है कि हमारा वैक्सीन और मेडिकेशन डेवलप नहीं हो रहा है. ये ब्लंडर तो अमेरिका ने भी किया, स्पेन ने भी किया, इटली ने भी किया, जर्मनी ने भी किया, लेकिन भारत में जो है हमने ब्लंडर भी किया, और ब्लंडर करके जो है वो घंटी बजाने के लिए कहा, ब्लंडर करके जो है वो दिया जो है वो बुझाने के लिए कहा, ब्लंडर करके एरोप्लेन को घुमाया. अभी भी जो है वो कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग ने, इंडिया इज डूइंग वेल. अरे भैया 10 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, 25,000 लोग मर गए. डेली मरने की केसेस में इंडिया जो है अभी अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, बट स्टिल वी आर डूइंग वेल. व्हाई? बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज देयर. व्हाई? बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट इज देयर. दिस हिपोक्रेसी, दिस लाइज, दिस फास्ट, दिस फॉल्स हैज टू बी करेक्टेड. और इसीलिए जो है गलती तो सारी इंसानियत से हुई है, इंडिया से भी हुई है, लेकिन इंडिया में ब्लंडर्स किया जा रहा है. अब वो रामदेव बाबा कौन नहीं मालूम, आंख मार मार के कहने लगा कि भाई मैं मेडिसिन ही ला लिया, बगैर ट्रायल और टेस्टिंग के, बगैर साइंटिफिक एविडेंसेस के, बगैर प्रोसीजर फॉलो किए. कोई कह रहा है कि नहीं 15 अगस्त को आज़ादी के दिन में जो है वो मेडिसिन, हम वैक्सीन दे देंगे. तो ये हिपोक्रेसी और लाइज को हमने छोड़ना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच लेनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग लेना चाहिए. और अगर वो किया जाए पहले स्टेज में, ये जो हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स है, मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, पार्शियल लॉकडाउन वगैरह, उसके साथ सबसे ज़्यादा मेडिसिन को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली वैक्सीन को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए. अगर मेडिसिन और वैक्सीन आती है तो कोरोना जो है वो तो रहने वाला है, लेकिन फिर उससे डरने का जो है वो चिंता नहीं रहेगी. इस पर भारत को और पूरी दुनिया को ध्यान देने की ज़रूरत है. लेकिन अभी भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, चाइना को बदनाम करके उससे लड़ाई की बात कर रहे हैं, और भारत में जो है वो पागलपन में जुड़े हुए हैं. तो दिस मैडनेस हैज़ टू गो, ह्यूमन मैडनेस हैज़ टू गो. साइंटिफिक थिंकिंग is very important, scientific methodology and approach is very important, and humanitarian considerations. Thanks a lot. किरण कुमार मधुकर जी का सवाल था कि आपकी उन्होंने कॉस्मोमैनिज्म की जो बुक पढ़ी है, तो उसमें जो चैप्टर 4 है कॉन्शियसनेस, तो उसमें वो पूछ रहे अध्याय का आपका अध्ययन सकारात्मक और प्रगतिशील है, तो उसके बारे में और हमें थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए. ये देखिए ऐसा है कि जब हम कॉस्मोस की बात करते हैं तो उसमें जो है मैटर तो है, तो मैटर तो आप एटम लेवल से लेके सब एटॉमिक लेवल तक आपका जो है वो रिसर्च है. अब ये भी कहा कि भाई लाइफ है तो कॉन्शियसनेस यानी मन है, विज्ञान है तो विज्ञान, विज्ञान नहीं विज्ञान, तो विज्ञान है, मन है, तो ये भी जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है. तो ये क्या है साइंस में एग्जैक्टली, वो इसका ये फंक्शनिंग कैसा करता है, और
क्या इसके माध्यम से एनलाइटनमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, अगर वो आता है तो उसका साइंटिफिक थ्योरी क्या है, उसके साइंटिफिक कैलकुलेशंस क्या है, ये जो है वो अभी साइंटिफिक जो है डोमेन में इसका रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुआ है। और वो स्टार्ट होने के बाद जो है इस पर कुछ रिसर्च काफ़ी आगे गया हुआ है, उसी के ऊपर में जो है वो मैंने वो चैप्टर को जो है वो लिखा हुआ है।